नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका अपने YouTube चैनल आईएएस विद हरि मोहन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो है ये लेटेस्ट न्यूज़ आई है द हिंदू के अंदर, जिसमें OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने एक पॉइंट रेज किया है, जिसके अंदर बोला गया है कि इस्लामोफोबिया इंडिया में फैलता जा रहा है। मतलब कहने का कि इंडिया की जो न्यूज़ चैनल है उनको फोकस करने के बाद में एक सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव और मुसलमानों के खिलाफ एक फियर हैटर्ड की फीलिंग क्रिएट की जा रही है, ऐसा OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का मानना है। सबसे पहली चीज एक ये है कि जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को खबर की तरह ले, इसे कोई पर्सनल फीलिंग लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जानकारी सिर्फ द हिंदू के अनुसार शेयर की जा रही है। इसमें मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, कृपया इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो इस्लामोफोबिया के बारे में OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का कहना था कि इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है, कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। जैसा कि आपने आजकल देखा होगा कि टीवी या न्यूज़ पर क्या दिखाया जाता है और सच्चाई कितनी है वो आप सब जानते होंगे। मैं इसमें कुछ नहीं बोलना चाहूँगा कि ज्यादातर देखा जा रहा है कि जब भी बोला जाता है तो जमातियों के बारे में बोला जाता है, मुस्लिम्स के बारे में बोला जाता है। कई जगह मुस्लिम वेंडर्स को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग कि सब्जी बेचने आया है, नाम बदल कर बेच रहा है, या जो भी कुछ XYZ। तो ऐसी परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। इससे जो निजामुद्दीन का केस था, इससे और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कोविड-19 के अंदर, कि आपका जो सेक्शन है कोविड-19 का, इसके बाद से ये भी खबर आई थी कि भारी मात्रा में जितने भी अफेक्टेड या इन्फेक्टेड पर्सन मिल रहे हैं कोरोना वायरस के, वो सारे के सारे जमात से कनेक्टेड थे और जमात को ज्वाइन किया था। इस पर OIC ने अपने व्यूज दिए, और क्या व्यूज दिए चलिए ध्यान देते हैं। उनके व्यूज में सबसे पहला कहता है कि यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की अर्ग करते हैं, यानी विनती करते हैं इंडियन गवर्नमेंट से कि अर्जेंट स्टेप्स लिए जाएं इसको रोकने के लिए, जिससे कि इस्लामोफोबिया ज्यादा ना फैले। और इसके साथ साथ उन्होंने रिक्वेस्ट एक और किया कि प्रोटेक्ट करे राइट्स को, जो भी मुस्लिम्स हैं, उनके माइनॉरिटीज हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए इंटरनेशनल ह्यूमन लॉ या ह्यूमन राइट लॉ के अंडर। ऐसी ट्वीट की गई परमानेंट ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा 19 अप्रैल 2020 को, ये आप चेक कर सकते हैं। इस पर इन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करी, जिसके अंदर उन्होंने क्या रिक्वेस्ट किया कि सभी को बराबर के अधिकार दिए जाएं, प्रोटेक्ट किया जाए मुस्लिम कंट्रीज के द्वारा, ऐसा बोला गया। इसमें एक और पॉइंट बोला गया कि कॉलिंग ऑन इंडियन गवर्नमेंट टू टेक स्टेप्स, की कुछ सख्त कदम उठाने हैं मुस्लिम माइनॉरिटीज के द्वारा, जो कि नेगेटिव प्रोफाइल्ड किए जा रहे हैं, भेदभाव और वायलेंस का, हिंसा का शिकार हो रहे हैं, ऐसा बोला गया। जो कि OIC जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। 57 मुस्लिम कंट्रीज, 57 जो कंट्रीज हैं, इसमें से 54 कंट्रीज तो प्योरली मुस्लिम कंट्रीज हैं। इसमें 3 कंट्री वो हैं जहां पर मुस्लिम्स की संख्या ज्यादा है, बहुसंख्यक है, तो उन्होंने इसको अपना कनेक्टेड सेक्शन बना रखा है, ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है। इसने जो है क्रिटिसाइज किया है इंडिया को कि इंडिया में इस्लामोफोबिया फैलता जा रहा है। ये सारा का सारा जो मुद्दा है निजामुद्दीन सेंटर के कोविड-19 केस के बारे में कंट्रोवर्सी में आया, जिसके अंदर उन्होंने अपने बारे में जो जो इन्होंने इंफॉर्मेशन दी वो हमने आपको बताई। इन्होंने फिर से एक इंफॉर्मेशन दी कि इस्लामोफोबिया बढ़ता जा रहा है मुस्लिम माइनॉरिटीज के द्वारा, तो उन परिस्थितियों में गवर्नमेंट को कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए। तो ये OIC जो है, हमें क्यों मानना चाहिए इसकी बात को, ये क्या है? सबसे पहली चीज तो ये जानना जरूरी है कि भाई इनकी बात तो हमने सुन ली कि द हिंदू में रिपोर्ट आई, अब इनकी बात क्यों सुननी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है OIC के बारे में। तो ये OIC है क्या? तो सबसे पहली चीज ध्यान दीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक कोऑपरेशन की, यानी जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उन सब ने मिलकर एक
कॉर्पोरेशन बना रखा है, ये कॉर्पोरेशन यूनाइटेड नेशन के बाद सेकंड लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन कहलाता है, जिसमें 57 कंट्रीज काउंट होते हैं। ये सारे के सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं जो कि प्रोटेक्शन की बात करते हैं मुस्लिम वर्ल्ड के, यानी कि जहां जहां पर मुस्लिम के इंटरेस्ट की बात होगी या जहां जहां पर मुस्लिम्स के साथ कोई पक्षपात या भेदभाव की पॉलिसी चलाई जा रही होगी, वहां पर ये लोग फ्रंट पर आते हैं और अलग अलग तरीके से ह्यूमन राइट वालों से या अलग अलग सेक्शन से रिक्वेस्ट करके, प्रेशराइज करके या धमकी देकर ये क्या करते हैं, बेसिकली अपनी बात को मनवाने का काम करते हैं। अगर इनके साथ इनके अकॉर्डिंग नहीं चलते तो सबसे पहला इनका ऑप्शन क्या होता है कि ये उन कंट्रीज के साथ कोशिश करते हैं कि संबंध खत्म किए जाएं, वो भी सारे के सारे व्यापार के संबंध खत्म करने से दबाव देने की कोशिश की जाती है। अगर हम इसकी बात करें तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 25 सितंबर को 1969 को मोरक्को के अंदर, जो मोरक्को के अंदर एक जगह है रबत, जो किंगडम ऑफ मोरक्को है, यहां पर इनको एस्टैब्लिश किया गया। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो जेदा और सऊदी अरबिया के अंदर इसके हेडक्वार्टर मिलते हैं। इंडिया इसका हिस्सा नहीं है, हालांकि इंडिया को इनविटेशन आया था, लेकिन इंडिया में उस टाइम पीरियड में और अब तक सभी धर्मों को बराबर महत्व दिया जा रहा है। जब बाकी धर्मों से रिलेटेड कोई कोऑपरेशन को ज्वाइन नहीं किया गया या कोई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं किया गया, तो खाली मुस्लिम्स के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर पाना असंभव था, तो इस इनविटेशन को अस्वीकार किया गया। हालांकि ये जो इनविटेशन है इसमें इनवाइट किया गया गेस्ट के तौर पर, जब ये 46th सेशन बनाया गया था 2019 के अंदर, जिसमें 50th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना था। उस परिस्थिति में भारत को बुलाया गया। अब आ जाती है भारत और ओसीआई के आपस की बात। तो भारत जो है ओआईसी का मेंबर नहीं है, हालांकि इसे बुलाया गया था आबू धाबी के अंदर ऑनर के तौर पर, मेहमान के तौर पर, मान सम्मान के तौर पर। 1969 के अंदर इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ने शुरू करवाया, विड्रॉ करवाया था। इसके अंदर डिस्पाइट द फैक्ट, इंडिया की बात करें तो इंडिया में उस समय के अंदर 12% मुस्लिम थे और आज के दिन ये मुस्लिम्स की संख्या हिंदुस्तान में 20% हो चुकी है, जबकि उस समय में इंडिया उसका हिस्सा बन सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, इसे ब्लॉक करवा दिया और इंडिया को इसका हिस्सा नहीं बनने दिया। आप सभी जानते हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के संबंध जो हैं शुरू से अच्छे नहीं रहे हैं। जब शुरू से संबंध अच्छे नहीं रहे हैं तो भारत उस ऑर्गेनाइजेशन का अगर हिस्सा बनता तो जाहिर सी बात है ताकत के रूप पर ऑर्गेनाइजेशन जो है मुसलमान कंट्रीज के आधार पर भारत की बात को भी सुनती और पाकिस्तान को दबाती। इसीलिए उसने क्या किया, इसको इसका हिस्सा नहीं बनने दिया। इसी वजह से इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, ये नोट करने लायक बात है पास्ट रिकॉर्ड के अनुसार, कि विद रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया मोस्ट ओआईसी हैज बीन कंसिस्टेंटली क्रिटिसाइजिंग इंडिया। ये सारे के सारे शुरू से भारत को अलग अलग मुद्दों पर बुराई करते आ रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इनकी क्रिटिसाइजिंग की बात सबसे पहले कश्मीर के ऊपर हुई, एलओसी पर, जो पाकिस्तान एलोकेटेड कश्मीर है उस पर हुई। इसके अलावा जहां पर दंगे फैले उस पर हुई। जरा जरा सा अगर इनका मुद्दा बनता है तो ये हर उस मुद्दे पर बोलते हैं जहां जहां पर कम्युनल रिएट्स होते हैं, कम्युनल रिएट्स यानी कि दंगे होते हैं। तो जब दंगे होते हैं तो उस पर ये ओआईसी हमेशा अपनी कंसर्न दिखाती है। इनका सिर्फ एक मुद्दा है कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट जो भी गलत एक्टिविटीज या जो भी एक्टिविटीज हो रही है, पॉजिटिव है तो ठीक है, अगर जरा सा उनको डिफेम किया जाएगा तो ये उसका अपोज करेंगे, ये उसके बारे में पॉइंट बोला गया है। ऐसा ये न्यूज है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इस बात पर ओआईसी ने अपना एक विंग भी क्रिएट किया हुआ है। विंग का मतलब एक तरीके से एक अकाउंट या एक सेक्शन क्रिएट किया हुआ है जहां पर सभी प्रकार के सेक्शंस हैं जो अपने ट्वीट्स करते हैं, रिप्लाईज करते हैं और अपनी बातों को सरकार के आगे प्रेजेंट करते हैं। इसी बात पर मैंने इनका एक छोटा सा सेक्शन लोगों के साथ, इनका पार्ट OIC IPHRC, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, ट्विटर के ऊपर अकाउंट है। इनका जो सेक्शन है ये इंडिपेंडेंट परमानेंट ह्यूमन राइट कमीशन, इसको हम IPHRC बोलते हैं। एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट बॉडी है एडवाइजरी की, जो ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट करती रहती है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी जैसे भी सेक्शंस क्रिएट होते हैं उनके बारे में ये जानकारी देते रहते हैं। ये अभी न्यूली स्टार्ट हुआ है। इसके अंदर यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अलग अलग तरीके से
ट्वीट्स किए गए हैं। तो बेसिकली मैंने यहां पर फोकस किया है उन सेक्शंस को जहां पर इस्लामोफोबिया के ऊपर इन्होंने बात करी है। इस्लामोफोबिया के ऊपर बात करने के अंदर इन्होंने मात्र 2 कंट्रीज को फोकस किया है। एक कंट्री है इजराइल और दूसरा कंट्री है इंडिया। इन 2 कंट्रीज के ऊपर बोला गया है कि यहां पर मुसलमानों के खिलाफ या फिर बेसिकली मुसलमानों के जीवन के लिए इस्लामोफोबिया क्रिएट किया जा रहा है और आने वाले टाइम पीरियड में यहां पर मुस्लिम्स का रह पाना पॉसिबल नहीं है। तो इस बात पर इन्होंने ट्वीट्स किए। तो चलो ध्यान देते हैं। सबसे पहला ट्वीट हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं इजराइल के सेक्शंस का, फिर हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहला ट्वीट आया यहां पर OIC-IPHRC ह्यूमन जो आपके राइट्स की कमीशन है उसके बारे में एक्सप्रेस करते हैं अपनी डीप कंसर्न पैलेस्टीन के बारे में, जहां पर इजरायली प्रिजन के अंदर इजराइल के कुछ लोग जो क्राइम की वजह से जेल में हैं उनके लिए इन्होंने अपनी कंसर्न दिखाई है कि पेंडेमिक की वजह से ऐसा ना हो कि वहां पर उनके ह्यूमन राइट्स को डिटीरियोरेट किया जाए और ऐसा ना हो कि वहां पर इनके अधिकारों का हनन किया जाए, इनको डेवलप होने के रास्ते ना दिए जाए और इनको जेल के अंदर किसी प्रकार की सुविधा प्रोवाइड ना हो। इसीलिए उन्होंने यहां पर अर्ग यानी विनती की है यूएन से, स्पेशली यूएन से कंसर्न किया है कि दबाव दिया जाए इजराइल पर ताकि वहां पर रहने वाले जितने भी प्रिजनर्स हैं उनकी परिस्थिति को सुधारा जा सके और उनके भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की गारंटी दी जाए, ताकि वहां पर रहने वाले जो क्रिमिनल्स हैं, मुस्लिम क्रिमिनल्स हैं स्पेशली, उनको जीने का अधिकार दिया जाए। ऐसा ना हो कि मुसीबत के समय उनको छोड़ दिया जाए। उसके जस्ट कुछ समय बाद 21 आवर्स की बात करें तो यहां पर एक और कमेंट है। यहां पर उन्होंने इस्लाम के बारे में बोला, हालांकि इन्होंने यहां पर ह्यूमन राइट्स से रिलेट या ऐसी कोई बात नहीं कही है, यह बात ध्यान दीजिएगा। यहां पर इन्होंने कंडम किया है, निंदा करी है जो भी इस्लामोफोबिया के लिए इंडिया में न्यूज के जरिए, मीडिया के जरिए अलग अलग नफरत भरे कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं कोविड-19 के आधार पर, और नेगेटिव प्रोफाइल की जा रही है कि जितना भी कोविड-19 का जो वायरस फैल रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स हैं। उनके लिए इंप्यूनिटी की बात की गई कि भाई ऐसे ऐसे अगर बात होगी तो मुस्लिम्स का वहां पर रहना पॉसिबल नहीं होगा। इस बात पर उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ अर्जेंट स्टेप्स उठाने की बात करी है कि ये जो घृणा भरे जो वर्ड्स आप बोल रहे हैं जिसमें सिर्फ मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, प्रोटेक्ट किए जाए उनके राइट्स को, और उनके लिए माइनॉरिटीज को भी पूर्ण रूप से समानता का अधिकार दिया जाए, और जो ये एक्टिविटीज चलाई जा रही हैं इनको बंद किया जाए तुरंत। ऐसी चीजें उन्होंने बोली है। अब इसके अंदर अब कुछ अलग अलग कंट्रीज के जो अलग अलग रेप्यूटेड पर्सन हैं उन्होंने भी अलग अलग कंसर्न दिखाई। जैसे आप बात करें अरब कंट्रीज की मीडिया की बात करें तो उन्होंने क्लियर इस पॉइंट को देखते हुए वो बेसिकली लगातार फोकस करते जा रहे थे कि इंडिया के न्यूज चैनल कोविड-19 से फाइट करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने पाया कि ये जमात से रिलेटेड जो बार बार न्यूज आ रही थी, जमात से रिलेटेड बार बार लोग पकड़े जा रहे थे, पुलिस द्वारा ब्रूटली पीटा जा रहा था, तो उस परिस्थिति में अरब कंट्रीज ने बोला कि इंडिया सेफ नहीं है फर्दर मुस्लिम्स के लिए, तो आगे आने वाले टाइम पीरियड में मुस्लिम्स का रहना यहां पर दुर्भर हो जाएगा। ऐसा उन्होंने अपने मीडिया चैनल पर कवर करते हुए बोला। इसके बाद अरुंधति रॉय जैसे लोग जो फेमस राइटर हैं, ऐसे ही कुछ राइटर्स हैं, उन्होंने भी इनके फेवर में एक नोट लिखा कि आने वाले टाइम पीरियड में अगर ऐसी ही परिस्थिति रहती है तो जेनोसाइड पॉसिबल हो सकता है इंडिया के अंदर। जेनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार हो सकता है। उनके अनुसार मुस्लिम इंडिया में सेफ नहीं है। उनके अनुसार, अरुंधति राय के अनुसार इंडिया में मुस्लिम्स सेफ नहीं है, इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि इंडिया में जेनोसाइड पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मीडिया जो है लोगों में हेटर्ड की फीलिंग क्रिएट कर रही है। अगला पॉइंट इसमें ही कुछ राइटर्स ने अपने पर्सनली अपने पॉइंट्स जो अरब्स के थे उन्होंने बोला कि इंडिया के साथ में बैन किया जाए, यानी कि 56 कंट्रीज को एम्फसाइज किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है कि इंडिया में क्योंकि मुस्लिम्स के ह्यूमन राइट्स की बात नहीं हो रही और उनको ठीक से
ट्रीट नहीं किया जा रहा है, इसीलिए बैन कर देना चाहिए इंटरनेशनल और नेशनल ट्रेड को इंडिया के अंदर। कुछ ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने अपने कोविड-19 पर स्टेटमेंट लिखा कि हालांकि कोविड-19 पर हमारे प्रधानमंत्री काफी सख्ती से काम कर रहे हैं और उनका मानना है कि किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव की नीति नहीं चलाई जा रही है, लेकिन क्योंकि बार बार वायरस के केसेस फैले जा रहे हैं, जितने भी कंसर्न मिल रहे हैं, बार बार न्यूज आ रही है कि इतने व्यक्ति उससे कनेक्टेड थे, जमात से कनेक्टेड थे, तो इस परिस्थिति पर लोगों के सोशल मीडिया पर व्यूज आने की वजह से उल्टी सीधे कमेंट्स आ रहे थे। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि बीमारी जो है कोई जात, धर्म, रंग, भेद, भाषा या सीमा को नहीं देख रही है, इसके अंदर हम सबको मिलकर काम करना है, हम सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है, हमें अपना भाईचारा नहीं भूलना है और एकता की परिस्थिति बनाए रखनी है क्योंकि हम सब एक हैं। ये लाइन प्राइम मिनिस्टर ने एक बार नहीं सैकड़ों बार अपने भाषण के अंदर बोली, जिसके अंदर वो क्लियर मैसेज इंडिकेट कर रहे हैं कि हम कोई भेदभाव नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम सारे के सारे एक हैं, जिस परिस्थिति पर उन्होंने सभी देशों को अपने व्यूज क्रिएट किए। इसके बाद काफी सारे ऐसे पॉइंट्स भी हैं। अगर ये एक मे बी वाली परिस्थिति है, ध्यान दीजिएगा, हालांकि अरब कंट्री में एक हो चुका है केस जहां पर प्रिंसेस ने एक मुस्लिम एक व्यक्ति जो था इसके बारे में, जमातियों के बारे में कुछ बोल रहा था, तो उन्होंने इमीडिएटली उससे सऊदी अरेबिया छोड़ने के लिए बोल दिया, इंक्लूड पेनल्टी पे करने के बोला कि क्योंकि आप हैटर्ड वाली क्रिएशन क्रिएट कर रहे हैं। तो अब ऐसा हो सकता है, ये याद रखिएगा, यहां पर ये मे बी वाली कंडीशन है दोस्तों, ये एग्जैक्ट नहीं है, मे बी ना हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जैसे जैसे इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं न्यूज के अंदर, मीडिया के अंदर, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि इंडियन वर्कर्स जो अदर कंट्रीज में काम कर रहे हैं और यहां पर जो हैटर्ड वाली फीलिंग है, तो उनके साथ वहां बैठे बैठे पार्शियलिटी होने लग जाए, उन पर फाइन लगाकर कंट्री छोड़ने का दबाव बना दिया जाए, इंडियन कंट्रीज के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर दिया जाए। ये पॉसिबल है बिल्कुल आसानी से, क्योंकि जैसे जैसे विदेश या अरब कंट्रीज मिलकर इसका अपोज कर रहे हैं, इससे इंडिया की जो इमेज है वो विदेशों में खराब हो रही है, जो चीज हम नहीं समझ पा रहे हैं। इंडिया की इमेज जो है बुरी तरीके से डिटीरियोरेट हो रही है। हालांकि अभी ऐसा एग्जैक्टली कुछ नहीं है, क्योंकि यूएई ने, ध्यान दीजिएगा, यूएई ने इंडिया से कोविड-19 की जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो मेडिसिन है कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए, उसकी भारी डिमांड दिखाई है, यानी कि एक तरफ अभी बोला जा रहा है कि उनसे ट्रेड खत्म किया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ यूएई की डिमांड से पता चल रहा है कि हालांकि वो अभी इस पॉइंट को लेकर इतने ओवर सीरियस नहीं है। लेकिन इस्लामोफोबिया की अगर बात करते हैं तो इसके फैलने के रीजन क्या है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस इस्लामोफोबिया को फैलाने में, इस बात को जानने के लिए कुछ रिसर्च और स्टडीज के अनुसार यहां पर कुछ पॉइंट्स क्रिएट होते हैं, उन चीजों को ध्यान दीजिएगा। इसे देखना है एकेडमिक्स तौर पर, नॉलेज के तौर पर, कोई हैटर्ड वाली फीलिंग के तौर पर नहीं देखना है, ना ही किसी धर्म से रिलेटेड कोई पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है यहां पे जो रोल ऑफ इस्लामिक ग्रुप्स हैं इन इंडिया, रोल ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स ऑफ इस्लाम है इन इंडिया, उनके लिए अब प्लेंटी ऑफ टाइम हम जब भी न्यूज़पेपर ऑन करते हैं या न्यूज़पेपर के अलावा मीडिया, यूट्यूब, सोशल मीडिया कुछ भी ऑन करते हैं, वहां पर बार बार जितने भी प्रेचर्स यानी कि जो लोग भाषण देने वाले हैं, वो बार बार कहते हैं कि धर्म जो है देश से बड़ा है, कुरान जो है संविधान से बड़ी है। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है जिस पर बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं अपने टिकटॉक पर वीडियोस भी बना रहे हैं कि इस्लाम धर्म से है, कोविड-19 या कोरोना वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, 5 टाइम नमाज पढ़नी ही पढ़नी है, सोशल डिस्टेंसिंग से कुछ नहीं होता है, किसी भी तरीके से उसको फॉलो नहीं करना। भारत सरकार जब मना कर रही है कि डिस्टेंसिंग क्रिएट की जाए, लेकिन लोग फिर भी छतों पर इकट्ठे होकर नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उस लोगों के दिमाग में एक गलत फहमी या गलत सेक्शन फिल कर रखा है रिलीजियस लोगों ने, जो कि एक तरीके से प्रॉब्लम को बढ़ाना चाहते हैं कम करने की जगह। इसकी वजह से ये देश का दुनिया में नाम खराब
होता है, जो कि अक्सर ऐसा देखा जाता है। इस पर अगर बात की जाती है तो रिस्पॉन्सिबल वो बेचारा आम गरीब लेबर हो जाता है, जिस बेचारे को कुछ पता नहीं होता, जिसको अपनी 2 वक्त की रोटी कमानी है। उस व्यक्ति की मजबूरी है अपना नाम बदल के काम करना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गुरु भी जिम्मेदार है यहां पर, जो धर्म के नाम पर देश में भेदभाव क्रिएट कर रहे हैं। उनको भी पता है सब्जी बेचने वालों को कि कहीं ना कहीं उसका असली नाम बताने से उसका बॉयकॉट ना हो जाए, इस वजह से वे लोग झूठ बोलते हैं और अपना व्यापार, अपने बच्चों को पालने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे दोनों जिम्मेदार हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, सभी धर्म जिम्मेदार हैं। पहली चीज यह है कि अगर हर चीज को सुधारने के लिए मारपीट का अगर रास्ता सुधारा जाए या मारपीट के अलावा लड़ाई झगड़ा या दंगा फैलाया जाए तो अपने ही देश में अशांति फैलेगी। समझाने की जगह, सुधारने की जगह ये मारने पीटना या झगड़ा करना कोई इसका रास्ता नहीं है। अगर होता तो गांधी जी ने सन 1919 के अंदर ही ये लड़ाई झगड़ा और इस तरीके के विवाद को क्रिएट करना होता। उन्होंने नहीं किया, क्योंकि जानते थे कि विवाद बढ़ने से, लड़ाई झगड़ा बढ़ने से, आपस की प्रॉब्लम्स को बढ़ाने से देश में संकट ही क्रिएट होता है। ये चीज जान लीजिए। हालांकि कुछ जो हैं बुद्धिजीवी इस बात का विरोध करेंगे, हो सकता है कि वो कुछ उल्टा सीधा लिखे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। समाज में धर्मनिरपेक्षता नाम का शब्द है, बराबरी का सबको अधिकार है। कुछ मुट्ठी भर निकम्मे बेवकूफ लोग जो हैं क्षमा चाहेंगे, चाहे उसमें किसी भी धर्म के आए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी धर्म के हो, जो सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, उसका रीजन बन पा रहा है कि विदेशों के आगे इन देश की स्थिति खराब हो रही है, जो कि एक गलत पॉइंट है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो रोल ऑफ अदर रिलीजियस ग्रुप। ऐसा नहीं है कि इस्लामोफोबिया के लिए खाली मुस्लिम जिम्मेदार हैं, बहुत सारे वो रिलीजियस ग्रुप भी हैं जिसमें हिंदू हो गए, जैनिज्म हो गया और धर्म हो गए, ये जरा जरा सी बातों को जरूरत से ज्यादा एग्जैगरेट कर देते हैं। कहीं कहीं पर सोशल मीडिया भी रिस्पॉन्सिबल है। जिन मुद्दों को बेसिकली फैलाना नहीं चाहिए, वहां पर उन मुद्दों को ओवर फैला दिया जाता है। कहीं कहीं पर गलत जानकारियां प्रोवाइड कर दी जाती है, जिससे हमेशा पॉलिटिकल इश्यूज को पूरा करने के लिए हमेशा धर्म को लड़वाया जाता है, हमेशा धर्म को लड़वाया जाता है और धार्मिक लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं, जबकि उन्हें नहीं पता कि पॉलिटिशियन चाहे किसी भी धर्म का हो, वो आपका सगा नहीं है। उसे सिर्फ अपनी रोटियां सेकनी है भेदभाव बढ़ाकर। जितना भेदभाव बढ़ेगा उतना फायदा होगा, ये चीज जाननी चाहिए। लेकिन ये हमारे समाज का और हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि वे इन चीजों को जोड़ने की जगह, समझने की जगह जरा जरा सी बात पे प्रोवोक यानी उकसाए जाते हैं और विरोध करने लगते हैं। जबकि सच्चाई तो यह है कि आप सभी के साथ में आज तक बहुत रेयर केस होंगे तो ना तो आपके साथ आपकी सोसाइटी में कभी किसी मुस्लिम ने, ना कभी किसी हिंदू ने आपस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट की होगी। कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की होगी, बस ये सोशल मीडिया के अंदर घुस जाते हैं तो आपस में नफरत भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। लेकिन आप 15 दिन ट्विटर का, फेसबुक का ये अकाउंट्स क्लोज करके देखिए, सच्चाई में आपको आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिनका नाम आपको नहीं पता होगा, बट आपके साथ उनके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे, आप उनको स्माइल करते होंगे, बातचीत करते होंगे, लेकिन नाम और धर्म आपको मैटर नहीं करता होगा। तो ये जो रोल ऑफ अदर रिलीजियस ग्रुप्स है या जो धर्म है, ये बेसिकली अपने साथ में अज्ञानता फैलाने का काम करते हैं, जिस वजह से नफरत बढ़ती जाती है। अगर इसको रोक दिया जाए तो देश के अंदर कोई भी, विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो बुराई कर सके। सिर्फ यही एक बेवकूफी है। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ समस्याएं और भी हैं, जैसे कि हमारी सरकार जो है, कोई भी, चाहे कोई भी सरकार रही हो, चाहे प्रीवियस गवर्नमेंट रही हो, चाहे प्रेजेंट गवर्नमेंट रही हो, अगर हम आजादी के बाद से अब तक की बात करें तो किसी भी प्रकार से उन्होंने सोशल मीडिया को जरूरत से ज्यादा लिबर्टी दे दी और अब खुद अनेबल है उसको कंट्रोल करने में। सोशल मीडिया को इतनी छूट दे दी कि वह अब अनेबल है कंट्रोल करने में, जिसमें पॉलिटिशियंस भी, अगर कोई उनको वैसे मंच नहीं मिलता बोलने के लिए, तो एक मात्र जरा सी आईडी बनाकर एक माइक लेकर के अपने घर पर से बोलते हैं और सैकड़ों लोग उसको सुनते हैं
और अलग अलग बातें क्रिएट करते हैं। तो ये भी एक कारण है हमारी गवर्नमेंट के फेलियर का। अब इसमें एक और पॉइंट ध्यान दीजिए, सोशल मीडिया का क्या रिस्पॉन्स है। सबसे पहली चीज, सोशल मीडिया जब से आई है तो एक्सेसिव डेमोक्रेटिक सिस्टम क्रिएट हो गया है। लोगों को ऐसा लगने लग गया कि उनके पास बोलने का पूरा अधिकार है, वो कुछ भी कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे वो एथिकली सही हो या वो अनएथिकल पॉइंट हो जिनका सत्यता से कोई कनेक्शन नहीं है। उनका मानना यह है कि बोलने के बाद माफी मांग लेंगे। कितनी बार ऐसा हुआ, अभी कुछ टाइम पीरियड पहले अगर हम बात करें तो ऐसे ही एक व्यक्ति ने, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक व्यक्ति ने बोला कि एक व्यक्ति 15 करोड़ कुछ ऐसे ही बोला था कि 20 करोड़ 15 करोड़ लोग 130 बाकी 100 करोड़ पर भारी हैं, 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी हैं, ऐसी एक स्टेटमेंट बोली। उसके बाद क्या हुआ, आम जनता के आगे स्टेटमेंट बोल दी गई और उसके बाद पीछे से जाकर माफी मांग ली गई कोर्ट के अंदर। हुआ क्या, माफी मांगने वाली बात तो सिर्फ और सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोगों को पता है, लेकिन जो धमकी दी गई या जो बदतमीजी की गई या बेवकूफी जाहिलता दिखाई गई उसके बारे में पूरे देश ने सुना। तो इससे क्या होता है कि अज्ञानता बढ़ती है, बेवकूफियां बढ़ती हैं और धार्मिक दंगे बढ़ते हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ ये राजनेता मुनाफा कमाते हैं। अब अगर बात की जाए तो रोल ऑफ स्कॉलर्स एंड एजुकेटेड पीपल ऑफ इस्लाम। अब जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, सक्षम व्यक्ति है, वो या तो चुप रहेगा या कंफ्यूज रहेगा। उसके बहुत सारे कारण होंगे कि पॉलिटिकल, सोसाइटी और इकोनॉमिकल बहुत सारे इश्यूज हैं जिस वजह से वो बोलते ही नहीं है। वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते, समाज को सुधारने का कार्य नहीं करते, आइकन बनने की जगह ये भी बेसिकली अंडर प्रेशर उसी दबाव में घूमते जाते हैं। और दबाव में घूमते जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है कि जो बेसिकली व्यक्ति जिसके पास एजुकेशन नहीं है, पर्याप्त नहीं है, या जो किसी ना किसी भी धर्म के, इसमें सभी धर्म आ गए, याद दीजिएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की बात कर रहे हैं, तो किसी भी धर्म के इन्फ्लुएंस में आकर वो कुछ ना कुछ अलग कमेंट्स करनी शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है, आपस में सॉवरिजिनिटी खत्म होती है, आपस में प्रेम प्रसंग खत्म होता है। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, सबसे पहला इंपैक्ट क्या है कि हमारे देश के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसी जगह है जहां पर आपस में प्रेम भाव खत्म होता जा रहा है, प्रेम भाव खत्म होता जा रहा है। लोग हर किसी को धर्म की नजर से देखने लग गए हैं, धर्म की नजर से देखने लग गए हैं, उनमें प्रेम भाव नहीं है, उनका नाम जानना जरूरी हो गया है। यह सबसे बड़ी समस्या है। अब यही कुछ कारण है दंगे भड़कने का कि लेटेस्ट न्यूज के अंदर 2 साधुओं की हत्या कर दी गई महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। यह भी एक कारण है सोशल हार्मनी के डिटीरियोरेट होने का। इसी के अंदर इंडिया की जो पोजीशन है इंटरनेशनल लेवल पर वीक होती जा रही है। ये उन लोगों के लिए एक मैसेज भी बन सकती है वीडियो, आप चाहें तो इसे शेयर करें अच्छे से, कि ये उन लोगों के लिए एक मैसेज है। सपोज कीजिए आप सबकी इन हैटर्ड वाली फीलिंग्स को और अनपढ़ता और अज्ञानता वाली बातों को सुनकर विदेशों में 56 से 60 कंट्रीज अगर देश में व्यापार के रास्तों को बंद कर देंगे तो इंडिया के कनेक्शंस खराब होंगे, विदेशों में हमारी परिस्थिति कमजोर होती जाएगी और आपकी बात को जाहिलता से ज्यादा नहीं लिया जाएगा। इसमें एक समस्या और भी है कि जितने देश भारत से चिढ़ते हैं, जैसे कि एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, उन्हें तो अच्छा लग रहा है इवन दैट वो तो जानकर इन मुद्दों को उठा रहे हैं और उठाने के बाद में सोसाइटल बेस पर और ट्विटर या किसी भी अकाउंट के आधार पर फर्जी कमेंट्स करवाते हैं, जानकर फर्जी पॉइंट्स रेज करवाते हैं ताकि देश में अव्यवस्था स्थापित हो और झगड़ा और बेसिकली सोशल हार्मनी को नुकसान पहुंचे। तो ये सब पॉइंट्स हैं जिनके अंदर इंप्रूवमेंट्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और एंड में एक ही पॉइंट बोलना चाहूंगा कि अगर आप अपने आप को सुरक्षित देखना चाहते हैं किसी भी परिस्थिति में, आप सिर्फ और सिर्फ सोशल अकाउंटिंग को थोड़ा सा दूर कर दीजिए, ये नफरत फैलाने वाले पॉइंट्स को दूर कर दीजिए। जिससे भी आपको लगे नफरत फैल रही है, आप उसको चेक कीजिए, पहले सच्चाई तक जाइए, फिर पता चलेगा क्या कारण है, और उसके बाद आप रिप्लाई कीजिए, रिएक्ट कीजिए।
जरूरी नहीं है कि आप बिना सोचे समझे रिएक्ट करें। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं हमारा ये मैसेज सभी तक पहुंचेगा और एक पॉजिटिव एटीट्यूड की तरह समाज के सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा। धन्यवाद।